तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज का जो क्लास है वह काफ़ी धमाकेदार होने वाला है सीडीपी का, क्योंकि मैं आपको कभी भी सीडीपी कराऊंगा ना, वो आपको ट्रिक से और समझा के दो तरीका से कराऊंगा और आप 100% आपको सफलता मिलेगी और आपको समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा आपको क्लास करने में। तो भाई आप कोई भी टेट की तैयारियां कर रहे हैं, अगर आप सीडीपी आपको तो देना ही पड़ेगा, तो यहाँ ज़रूर देखें इस सीडीपी को और इस नंबर से आपको जुड़ना है तो आप जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर है। तो आज जो पेपर चलने वाला है 30/12/2021 का पेपर है, जो काफ़ी मज़ेदार पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। कहता क्या है, ध्यान से, कि एक बालक कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है, तो यह विकास किस सिद्धांत पर है। मेरी बात ध्यान से समझे, काफ़ी मज़ेदार चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी क्वेश्चन रहेगा कि यह सीखने से पहले ये करता है, ये सीखने से पहले ये करता है, तो उसमें आंसर में जाता है अधोगामी सही। क्या जाता है? समीप दूरामुख भी सही जाता है। ठीक है, दो चीज़ बताया मैंने। अब भाई आंसर में तो दोनों है नहीं, क्या दिया हुआ है देखिए, विकास के सभी आयाम परस्पर संबंधित होते हैं। बात सही है भाई। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमान के अनुसरण करती है। पूर्व अनुमान जो आपके पास है उसका क्या करती है? अनुसरण करती है। क्या चीज? विकास। आप कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया, आपने जो बताया मुझको समझ में नहीं आया, बाउंस कर गया मुझे। आप अच्छे से बताइए, मैं आपको बताता हूँ। क्या कि आप पूर्व में आपका जो अनुभव है, जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखे थे जिस टाइम में, उसी साइकिलवा का जो ज्ञान था, मोटरसाइकिल के ज्ञान में क्या किए? अनुसरण किए। हैंडल से संभालने का काम आपको तो पहले ही से पता था, है ना। तो पूर्व में जो भी आपका अनुभव है उसी का अनुसरण करना ही क्या कहलाता है? कि यहाँ पे देखिए, कूदना सीखने से पहले क्या किया? चलना और उछलना। तो चलेगा उछलेगा इसी का प्रयोग करके वह कूदना शुरू कर दिया। तो जो पूर्व में आपके पास ज्ञान है उसी का प्रयोग करना ही ये सब, इस प्रकार का क्वेश्चन सही जाता है। तो क्या होगा कि विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करती है। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए, काफ़ी अच्छा तरीका से बताऊंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए। कहता क्या है कि बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। वृद्धि बोले तो लंबाई चौड़ाई, विकास बोले तो माइंड का विकास। ठीक है, तो भाई मात्रात्मक शब्द दिया रहे तो गलत, गुणात्मक दिया रहे तो गलत, लेकिन दोनों जब साथ में रहे दोस्तों तो वह काफ़ी हिट हो जाता है। तो यहाँ आपका उत्तर जो हो जाएगा वह सी पर चला गया। जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला है प्रश्न, पूरे ध्यान से करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालक के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। देखिए, प्रकृति होगा, आनुवंशिकता होगा, लालन पालन होगा कि क्रोमोजोम होता है। बोले तो जो भी बच्चा कुछ कर रहा है वो प्रभावित करता है, तो किसके द्वारा? प्रकृति है कि आनुवंशिकता के कारण होगा? किसके कारण होगा? लालन पालन के द्वारा। किस प्रकार का उस बच्चा का लालन पालन हुआ है उसी प्रकार से वो बच्चा क्या करेगा? सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है और बालकों के अनुभव को प्रभावित करता है। तो बालक का जो अनुभव है उसको प्रभावित करता है। ये लालन पालन पर निर्भर है कि बालक को आप किस प्रकार का शिक्षा दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो यहाँ आपका लालन पालन सही जाएगा। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, क्योंकि भाई सोचेगा भाई लालन पालन भाई सही होने वाला है, लेकिन नहीं, बालक को तो वही ना प्रभावित करता है कि किस जगह से आया है, उसका लालन पालन कैसे हुआ है। हो गया भाई कोई बालक का राजा महाराजा की तरह लालन पालन हुआ हो, ये भी हो सकता है ना। तो मैं आपको पूरे मातृभाषा में समझाऊंगा, पूरे ठेठ कहते हैं ना उसको, ठेठ भाषा, खड़ी भाषा में आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको सीडीपी हो या कोई भी पेडागोजी हो, आप उसका ऑपरेशन करके आइएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन को करिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन कहता क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम देखना जरूरी है। हाँ,
कि निम्नलिखित में कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। मैंने आपको दो चीज बताया कि प्राथमिक संस्था जो होता है वह आपका परिवार होता है समाज का, और द्वितीय संस्था जो होता है वह आपका क्या होता है दोस्तों, तो विद्यालय होता है। तो प्राथमिक संस्था बोल रहा है तो परिवार मानेंगे। आप कहिए सर परिवार तो यहाँ भी है और परिवार यहाँ भी है, अब कौन सा परिवार माना जाए सर, तो आप लोग कौन सा मारिएगा, तो संचार माध्यम वाला आपका गलत होगा, परिवार और पास पड़ोस मारेंगे। पास पड़ोस तो बोले तो आपके परिवार के अगल बगल में जो भी है ना वो सब प्राथमिक पास पड़ोस बोलते हैं उसको, ऐसा प्राथमिक में जाता है। तो जिन्होंने भाई डी किया है उनका सही जा रहा है। अगला है कि कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे एक भी क्रेयॉन देगा। माने मान लीजिए दो बच्चा है, क्या सोच रहा है दोनों बच्चा कि ये मुझे क्रेयॉन देगा तो मैं भी इसको क्रेयॉन दूंगा, आपस में लेन देन। तो यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो सके। बोले तो तू हमको कलम दोगे तो मैं तुमको कॉपी दूंगा, ताकि क्या हो, बदला सदपट हो जाए, लेन देन क्या हो जाए, समानता हो जाए। तो कमल जो है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में आएगा। और जीवन में अगर आप सीटेट तैयारियां करते हैं, देखिए मैं क्वेश्चन के बारे में ही बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं काफ़ी खुश हूँ इस क्वेश्चन को लेकर के। आज से लेकर के या कभी तक सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, कोई भी टेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको लेन देन रहेगा और लेन देन में समानता रहेगा दोस्तों, हमेशा लिख लीजिए इसको, इस प्रकार से मैं लिखा हूँ ना, उपहारों का लेन देन इस प्रकार से समानता लिख करके आप हाइफन दे करके इसको आप नोट कर लीजिए। और जीवन में आप कभी गलती नहीं करिएगा, जहां भी लेन देन होगा, दुनिया में कहीं भी लेन देन होगा, आपके पड़ोसी से लेन देन होगा, आपके माता पिता से कोई चीज़ लेन देन हो रहा है, आपके बगल वाले पड़ोसी से, तो कहीं भी लेन देन होगा तो यांत्रिक वर्ड आएगा, चाहे दुनिया पलट जाए। ठीक है ना भाई। अब इससे बड़ा बात तो मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि इसका आंसर कभी चेंज होगा ही नहीं, कहीं भी अगर लेन देन आए तो। आप तो कोई दिक्कत नहीं, खुश है ना भाई आप लोग। चलिए, तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आपको अच्छे तरीका से बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में काफी फायदेमंद होंगे। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधित विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को इशारा दर्शाते हैं, तो सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में अक्षम है। तो मेरी बात ध्यान से समझे, क्या किया कि सुदृढ़ कर लेते हैं लेकिन संरक्षण करने में क्या है, अक्षम है, माने संरक्षण नहीं कर पाता है। मेरी बात ध्यान से समझे कि कल ही मैंने पियाजे का एक सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें बोला कि बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई चीज करने में कमी कर रहा है, अक्षम है, नहीं हो पाता है उससे, तो कौन सा अवस्था जाता है भाई, कौन सा अवस्था बताए थे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर के 7 वर्ष होता है। इसमें बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता है, लेकिन मूर्त में जो है ना वो संरक्षण कर पाता है। तो लेकिन बोला कि संरक्षण करने में अक्षम है तो ये हो जाता, और लिखता कि संरक्षण करने में सक्षम है तो आपका यहाँ पे जाता। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, मजा आ जाएगा भाई। मेरे यहाँ क्लास करोगे भाई, बोरिंग तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी दुनिया से जोड़ करके मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कहता है कि एक 6 वर्ष का बालिका सोचती है कि लंबे गिलास और छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। देखिए कितना अच्छा बात बोला है। देखिए क्या बोला बच्चा, एक लंबा गिलास ले लिए, गिलास तो नहीं है, अब हो गया ना गिलास भाई, एक लंबा गिलास है, एक कह रहा है कि छोटा और चौड़ा गिलास बना लेते हैं भाई। चलिए बन गया, बन भी गया, काम से भी गया। देखिए एक लंबा गिलास है, चलिए, और एक छोटा और क्या किए, चौड़ा गिलास है। अब बच्चा की क्या कर रहा है,
कहता कि चौड़े बर्तन में अधिक पानी आता है। अब क्या कहा कि इसमें ज़्यादा पानी आएगा, यद्यपि उसकी आंख के सामने ही एक ही बर्तन में दूसरे बर्तन में पानी को पलटा गया है। बोले तो इसी बर्तन से इसमें पलटे हैं पानी को, उसी बचवा के आंख के सामने, उसी बचवा के आंख के सामने ही हम बर्तन को क्या किए हैं, पलटे हैं, इसमें का पानी उसमें। लेकिन कह रहा है बचवा का कि ना, इसमें पानी ज्यादा है, लंबा में पानी ज्यादा है, चाहे चौड़ा में ज्यादा है, ये एगो में कह रहा है ज्यादा पानी है। भाई इसी का पानी इसी में डालते ज्यादा हो जाएगा। तो बचवा कह रहा है कि ना ज्यादा पानी है। तो पियाजे के अनुसार बालिका की ये जो सोच है, किस योग्यता की उसके अंदर कमी है। तो मैंने शुरुआत में ही बोला कि जहां भी कमी होगा वहां आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, मैंने बोला था ना। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, अकेंद्रीयता। बोली तो केंद्रीयता का गुण उसके अंदर आता है, ठीक है, अकेंद्रीयता है उसके अंदर, ताकि वो समझ नहीं पा रहा है। तो यहां आपका उत्तर सी पर चला गया, ठीक है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन है जो नाटक टाइप का है। कैसे नाटक टाइप का है, देखिए मैं आपको बताता हूं। बच्चा बोला कि मैं पहले से ही इस किस्से को पूरा नहीं कर पा रही हूं। तो अध्यापक क्या बोला, यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर है। तो बच्चा बोला कि पंजा। फिर अध्यापक बोला सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है। तो बच्चा बोला यह वाला। फिर उपयुक्त बातचीत जो हो रहा है, तो बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है, बताइए। ये जो बातचीत हुआ है बच्चा और टीचर में, किस पर प्रकाश डाला जा रहा है आप बताइए जरा, काफी मजेदार चीज है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो बच्चा बोला कि भाई पंजा होगा। पहले तो टीचर ने बोल दिया कि बिल्ली है, तो बिल्ली है तो बच्चा क्या बोलेगा, पंजा है। तो कुछ उसको संकेत मिल गया ना भाई। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि बिल्ली है, तो बिल्ली का क्या होगा, तो पंजा होगा भाई। तो संकेत मिल गया। तो कहीं भी अगर आपको संकेत मिल जाए तो पार सही होता है। आप कहिएगा सर पार का मतलब होता क्या है। पार बोले तो दोस्तों संकेत होता है, इशारा होता है, ढांचा होता है। इतना वर्ड मैंने आपको बताया, आपका उत्तर सी पर गया। अब भाई वाइगोस्की भैया आपके सामने है। कहता क्या है कि लेई वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। सामाजिक संस्कृति के दृष्टिकोण, मैंने आपको बार बार चिल्ला करके बोला, SLC सोशल लैंग्वेज कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा, ये जो वर्ड बोले हैं वो वाइगोस्की साहब बोले हैं। तो क्यों ना हम ये करके आ जाएंगे, जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न, पियाजे भैया का प्रश्न फिर से आया। पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। जब रचनावादी है तो बच्चा तो भाई अनुसरण नहीं करेगा, अनुसरण करेगा तो रचनावादी होगा ही नहीं। बड़े के द्वारा व्याख्या की गई हो, भाई व्याख्या वाली बात हो, गलत होता है। पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, तो क्या आप पुरस्कार के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं ना, तो ये भी गलत हुआ। स्वतः स्फूर्ति गतिविधियों में सीखते हैं, रचनावादी वही होगा जो खुद से स्फूर्ति बोले तो अपने आप से तरोताजा है, क्या करने के लिए, गतिविधियों में भाग लेने के लिए। तो सबसे बेटर तो यहाँ डी पड़ गया ना। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति में दूसरे के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहारों को समझने की योग्यता है। देखिए मैंने आपको बार बार चिल्ला के बोला कि गार्डनर साहब दो चीज़ सिखाए हैं कि अगर दूसरे के बारे में आप किसी को बारे में जान गए, यहाँ बोला कि दूसरे के अभिप्राय और भावना और व्यवहार को समझने की योग्यता। अगर आपके पास योग्यता है किसी दूसरे के माइंड को पढ़ ले रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, तो आपके पास किस प्रकार की बुद्धि होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो खुद के लिए होता है अंतःवैयक्तिक और दूसरे के लिए होता है क्या, अंतरावैयक्तिक। तो भाई इसमें तो भाई अंतःवैयक्तिक तो होगा ही नहीं, लेकिन इसमें तो भाई अंतर्वैयक्तिक दिया भी नहीं है, तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझे, इसमें आंसर होगा क्या, तो इसमें होगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि।
ये तो खुद के बारे, अंतरा वैयक्तिक होगा, क्या होगा दूसरे के लिए होगा क्या, तो अंतरा वैयक्तिक बुद्धि कहलाएगा। यहाँ पे कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है। लेकिन एक और चीज समझे, इसका अंग्रेजी नाम देखिएगा वहाँ एग्जाम में, क्योंकि ये जो हिंदी वाला नाम है वह चेंज करते रहता है। तो दूसरे के लिए जो होगा ना वह इंटरपर्सनल बुद्धि होगा। क्या होगा, इंटरपर्सनल बुद्धि कहलाएगा दूसरे के लिए, और खुद के लिए होगा इंट्रापर्सनल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि अध्यापक को उदाहरण देते हुए महिला को नर्स और अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुष को डॉक्टर और पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई। क्या बोला कि महिला को हम लोग जब भी नाम लेते हैं तो उसको कहते हैं कि हाँ ये तो नर्स होना चाहिए, है ना। अध्यापक को जब भी दिखा रहे हैं तो उसको कहना कि अध्यापक पुरुष होना चाहिए। डॉक्टर पायलट को दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है, देखिए अगर आप जैसे कि कहेंगे लड़की है तो इसको बायोलॉजी ले लो तुम, कहते हैं ना, और लड़का है तो तू ले लो मैथ ले लो, ये सब भेदभाव है। और जहाँ भी भेदभाव होता है वह जेंडर रूढ़िवादिता सही जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कथन कारण है, जो सबसे मजेदार क्वेश्चन होता है, जो फ्री में नंबर मिलता है। काफ़ी लोग डर जाते हैं, लेकिन डरिएगा नहीं अगर मेरे यहाँ आप जुड़े हैं तो। और सबसे पहली बात कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपको हमेशा साथ देगा जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन कहता है कि बच्चे के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है, विकास के लिए तो भाई समृद्ध परिवेश चाहिए ही। अब कारण क्या बोला कि भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। बात सही है, भावना का भी अधिगम में भूमिका होता है, ये भी बात सही बोल दिया। तो जब दोनों बात सही बोल रहा है और दोनों बात एक चीज के बारे में नहीं बोल रहा है, यहाँ परिवेश के बारे में बोल रहा है, यहाँ भावना के बारे में बोल रहा है, अलग अलग बोल रहा है, तो भाई ये दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को व्याख्या नहीं करता है। आपका उत्तर बी पड़ गया। काफ़ी लोग फटाफट कथन कारण देखते ए ही मार देते हैं, तो उन लोगों का आज गलत हो गया होगा। अगला है कि जब जोड़हत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। तो इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा, बताएं। तो आपका बोला है कि उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपने काम को दोहराने के लिए करना। बहुत अच्छी बात है भाई, उसको जब रचनात्मक प्रतिपुष्टि देंगे तो अच्छा हो जाएगा भाई, ये तो अच्छा बोला। लेकिन भाई उसे सुनिश्चित करना, तो ये आपका गलत गया। यहाँ क्या फिर सुनिश्चित करना गलत गया, और उन्हें प्रतिपुष्टि न देना ये गलत बात हुआ। तो जिन्होंने ये किया उनका सही आ रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। पोर्टफोलियो के जो विशेषता है वह क्या नहीं है वो देखना है, नेगेटिव खोजना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूँ। पोर्टफोलियो देखिए नेगेटिव बात बोला है, तो मैंने अभी बोला कि सुनिश्चित करते हैं, ये सब वर्ड गलत होते हैं दोस्तों। उसके बाद परीक्षण नहीं होता है, असंबंध वर्ड गलत है, क्विज गलत है, जो कभी 1 to 5 में सही होता ही नहीं है, और ना आया पोर्टफोलियो में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे डी किया है उनका सही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि भाई समान कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। आप यदि अध्यापक है तो क्या करिएगा, बालक को विशेष के मजबूत पक्ष और रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करेंगी। तो भाई ये तो भाई अच्छा बोल रहा है भाई। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना, ये भी अच्छी बात बोला। लेकिन भाई समानता और ये सुनिश्चित करना जो है वह हमेशा गलत होता है, एक समानता कहीं भी नहीं हो सकता। अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन, बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना, ये भी अच्छी बात है। तो आपका उत्तर कहाँ चला गया, सी पर। जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य संवेगिक जानकारियां के प्रति अति संवेदनशीलता संचरण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रम पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरे से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है? बताइए, एक ऐसा बच्चा को बताइए जो दूसरे से नजर चुराता है, तो किस प्रकार का ये लक्षण है? अगर दूसरे से आप कोई बच्चा नज़र चुरा रहा है तो वो बच्चा जो है वह स्वयं में लीन रहता है। वह दूसरे से जब मतलब नहीं है तो बच्चा वह स्वयं में लीन होगा, सीधी सी बात है। जो आपको अगर दूसरे से मतलब नहीं है तो आपको स्वयं से मतलब होगा ना। तो यहाँ होगा क्या? स्वलीन स्पेक्ट्रम आपका उत्तर सबसे बेटर चला जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? तो कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, अच्छी बात है। नेगेटिव खोजना है, विद्यालय के सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, यह भी अच्छी बात है। बच्चे की उपस्थिति ठहराव को नियमित मॉनिटरिंग करना, तो ये भी सही बात है भाई। समूह समानता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था, ये पृथक पृथक वर्ड जो है ना गलत होता है। आप बच्चों को आप अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करते हैं तो ये समावेशी शिक्षा का क्या होगा? अवहेलना हो जाएगा दोस्तों। एक सेकेंड, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और ये प्रश्न को मैं छोड़ के चलूंगा क्योंकि टाइपिंग में देखिए काफ़ी इधर उधर हुआ है, इसको छोड़ के चलेंगे। देखिए आप समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित करता है? रचनात्मक चिंतन को कैसे पोषित करेगा अध्यापक? तो शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रख करके, अच्छी बात है भाई। प्रत्येक शिक्षार्थियों की निपुणता वर्ड आपका गलत होता है, ठीक है ना। चलिए, शिक्षार्थियों को समस्या समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीकों अपनाने के लिए अवसर देना, ये बहुत अच्छी बात बोल दिया। और सबसे बेटर आपका अवसर देने वाली बात और निर्देश वाली बात, कठिन गतिविधियां का चयन करना, ये सब आपका गलत होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। कहता है कि बच्चे को किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? कौन सा? जैसे कि आपको मैं बताता हूं कि आपको समस्या का समाधान ढूंढना है तो इन ऑप्शनों में बताइए, सबसे क्रम में बताइए कि कैसे करिएगा पहले, उसके बाद क्या करिएगा। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप समस्या की पहचान करिए, तब परिकल्पना बनाइए, तब क्या होगा? परिकल्पना जो बनाइएगा ना उसका परीक्षण कर लीजिए, और जब परीक्षण हो जाएगा तो आंकड़ों का संग्रह कर लीजिए। हो गया। तो आपका ये आपका सही जा रहा है, ये सही जा रहा है। और एक और सही है, इसमें मैं बता दूं, समस्या को परिभाषित करेंगे, समस्या का तब विश्लेषण करेंगे, तब परिकल्पना बनाएंगे, तब परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, और तब यहाँ पे रहता आंकड़ों का क्या संग्रह, तो सही हो जाता। लेकिन यहाँ तक भी दिया है तो सही है। तो कहेंगे सर 2 आंसर सही जाता है क्या? तो हाँ भाई, सीटेट में कभी कभी 2 आंसर सही जाते हैं, तो आप दोनों में आप कोई भी आंसर मारिएगा तो आपको नंबर मिलेगा जरूर, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो सबसे बेटर आपका ए है। बी में एक वर्ड छूट गया है, आंकड़ों का संग्रह, बाकी सारे वर्ड सेम है। अगला प्रश्न, वह शिक्षिका जो मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चे की सफलता का श्रेय किसको देती है? बच्चे की योग्यता को? भाई योग्यता गलत बात होता है। प्रयत्न को? अच्छी बात है। घबराहट को दीजिएगा? नहीं। आनुवांशिक रचना को दीजिएगा? आनुवांशिक नहीं होगा। तो सबसे बेटर तो बी पर चला गया भाई, क्या दिक्कत है। अगला है कि एक अध्यापिका को बहुत अधिक अपेक्षा किससे रखनी चाहिए? अगर आप एक टीचर है ही दोस्तों, देखिए जो भी टेट का एग्जाम देना है, आप एक टीचर है, तो अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बताइए कि आप सबसे अधिक क्या अपेक्षा रखिएगा बच्चों से,
केवल प्रतिभाशाली को देखिएगा, नहीं बात। जेंडर वर्ग और को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों को, बात सही है, भेदभाव न करते हुए सभी विद्यार्थी पर ध्यान देना, तो ये तो अच्छा बात बोल दिया भाई, तो क्यों ना हम इसको करेंगे। आकार है क्या कि विशेष श्रेणी ही गलत होता है, पर ध्यान देंगे, बाकी पर नहीं ध्यान देंगे। तो सबसे बेटर दोस्तों बी पर चला गया। मैं आपको ऑफलाइन क्लास में सिखाया था, जो लोग ऑफलाइन में शामिल हुए उनको बताया था कि कभी भी मध्यम में रहना, ना ऊंच जाना है ना नीच, बच्चों को मध्यम में रखना है, ठीक है। अगला है कि किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। तो सामाजिक संरचनावादी, व्यवहारवादी, संरचनात्मक होना चाहिए, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण और संरचनावादी। तो कौन सा उत्तर होगा, सही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बेटर जो है वह सामाजिक संरचनावादी जो है, सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। मैंने आपको बताया कि 98% सही हो जाता है यदि क्वेश्चन वाली बात ऑप्शन में भी बोले। तो यहाँ भी सामाजिक वाली बात बोला है और यहाँ भी सामाजिक वाली बात बोला है, तो 98% आपका सही हो जाएगा। ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, पीटर कहता है कि मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख है, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल रहूंगा। यह क्या दर्शाता है? देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि आप अपने आप को मान लीजिएगा कि मैं हमेशा असफल हो जाऊंगा, आप सर मुझे कितना भी पढ़ा लीजिए, हम हमेशा फेल ही करेंगे, तो हम भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात याद रखिएगा, कोई मन में अगर ठान लिया है कि हम फेल करिए जाएंगे, तो भाई आराम से आप फेल कर जाएंगे। इसी को कहते हैं बेचारगी, बेचारा, इसको क्या कहते हैं, बेचारगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेचारगी या सीखी गई निसहायता। आप कितना भी सहायता कर लीजिए, कितना भी उसको सहयोग दे दीजिए, लेकिन मन में ठान लिया है कि हम फेल करिए जाएंगे, तो भाई करिए जाएगा। अगर आप मन में ठान लेते हैं कि हम पास करके दिखाएंगे, तो कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रयोग के लिए आप रटवाइएगा, नहीं ना रटवाइएगा, यहाँ भी रटवाने वाली बात बोल रहा है, नहीं ना। अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, बहुत अच्छी बात है। यहाँ प्रत्यास्मरण वर्ड गलत होता है, याद रखिएगा क्या क्या गलत होता है, आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि अगर अभी तक लाइक नहीं ठोके हैं ना, तो एक बार लाइक ठोक दीजिए जरा, और बगल में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्त को भी बताना है कि यहाँ पे क्लास चलता है। और मैं वास्तव में बता रहा हूँ कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। जितना भी एग्ज़ाम हुआ है आज तक, सारे एग्ज़ाम का पेपर मैं कराऊँगा, तो जुड़े रहे, घबराए नहीं, सफलता आपको हाथ मिलेगी। चलिए, मेरे यहाँ ऑफलाइन में मैं आपको बताऊं कि 19 में 17 स्टूडेंट सफल हुए हैं ऑफलाइन क्लास से। तो ऑनलाइन से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। आप वीडियो कोई भी देखिए, जिस समय में रिजल्ट आया था उसमें काफ़ी लोगों ने लिखा कि सर आपके आशीर्वाद से मेरा आपकी बार निकल गया, काफ़ी लोग। तो आप लोग का बारी आ गया है, आप लोग जुड़े रहे, अपने साथियों को जोड़े। विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? कब है भाई? अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत संस्कृति अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री, एक समान जो वर्ड है ना, वह गलत है। क्या सबको एक समान सामग्री मिल पाएगा? क्या सबको मोटरसाइकिल चलाने आता है? नहीं ना आता है। सबको हवाई जहाज चलाने आता है? नहीं ना आता है। तो एक समान सामग्री तो गलत हो गया भाई, हुआ ना। अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो सही बोला। अध्ययन सामग्री की जानकारी छोटे असंबंधित, आपका गलत हो गया। अध्ययन सामग्री परिभाषाओं, उदाहरण नहीं, ठीक है, तो ये सब आपका वर्ड गलत है। जिन्होंने भी किया है उनका सही जा रहा है। अगला है जो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, घबराए नहीं, मैं हूँ तब तक दिक्कत नहीं होगा, इसको लॉन्ग ही रहने देता हूँ। चलिए, उत्तर बताइए। आपका 2 ही उत्तर है, ए और बी में ही उत्तर बताना है, बाकी ऑप्शन को आप भूल जाइए। निम्नलिखित में कौन सा अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ावा
बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित हो। तो सबसे पहले ही फेंका गया है, तो आंसर कहाँ चला जाएगा? बी पर। मैंने आपको 2 ऑप्शन ही बताया था, 2 ही में बताया। वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि कोई भी गतिविधि तब कब तक पूरी कर लेनी है जो दूसरे की क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजती है। तो ये सबसे बेटर हो जाएगा आपका बी। अगला है कि जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है, जैसे कि काफ़ी लोग सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट एग्ज़ाम देते हैं या फेल कर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? तो मैं आपको बताता हूँ कि व्यवस्था फेल है। अगर आप कोचिंग चलाते हैं, अगर आपके पास स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ 19 स्टूडेंट पिछला साल ऑफलाइन में क्लास में किया, 19 में अगर 18 फेल कर जाता तो मेरा व्यवस्था क्या सही होता? नहीं ना होता। तो व्यवस्था क्या होता? असफल होता। लेकिन मेरे यहाँ 19 में 17 लोग सफलता लाए हैं, 17 लोग सफल हुए हैं, तो मेरा व्यवस्था क्या है? सफल है। यहाँ क्या कर रहा है कि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो गया, तो इसका अर्थ क्या है? कोई विद्यार्थी बोले तो कोई भी, ठीक है, 1-2 फेल करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या है? यह व्यवस्था क्या है? असफल है। और आज का लास्ट प्रश्न है, और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन से लास्ट हो रहा है। इसके पहले, लास्ट के पहले मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग भाग जाते हैं, उनको बोल देता हूँ कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं आपको क्लास कराते रहूँगा। रेगुलर 8 बजे चलेगा। लेकिन दोस्तों, ये 8 बजे का समय कभी कभी बदल जाता है। इसका कारण है, इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा। जब भी लाइव चलेगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप शामिल हो जाइएगा। और कभी भी असफलता हाथ नहीं लगेगी अगर आप आज से लेकर रेगुलर रहेंगे तो। ऑफलाइन की बात करूं, यदि आप नज़दीकी जगह से हैं तो ऑफलाइन में ज़रूर शामिल हो, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन पूछने की आज़ादी है और कुछ ऑफलाइन की बात ही अलग होती है। लेकिन फिर भी ऑनलाइन में भी बेटर प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। दोस्त को भी शामिल करना है, लगभग अपने 5 दोस्तों को जो आपके साथ ट्रेनिंग किए हैं उन सभी को शामिल कर लेना है। अभी कथन बोलता क्या है? विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना और प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। तो बहुत अच्छी बात बोला है, ये तो काफ़ी अच्छी बात बोल दिया। चलिए, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक होती है। तो कहेगा कि सर तो दोनों तो भाई एक ही चीज़ है, सामाजिक के अंतर्गत ही मानस मंथन, परीक्षण, प्रयोग सब आता है। कहेगा सर परीक्षण समाज में कहाँ होता है? समाज देखिए, कहने का मतलब 2 होता है, परिवार और विद्यालय। तो विद्यालय में होता है कि नहीं परीक्षण? और विद्यालय किस में आता है? तो समाज में आता है। दोनों एक ही बारे में बोल रहा है और दोनों बात कहीं से भी गलती नहीं किया है, तो दोनों आपका सही होगा और व्याख्या भी करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट में। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मैंने आपको बार बार बोला, कर लेना है और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।